अस्सलामुअलैकुम। एएसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन, एएसएफ का सिलेबस मैथ, आईक्यू, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन शामिल हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि x जो है वो बटे में आ जाए और हमसे ये पूछा जाए कि ये बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी, x किसके बराबर होगा, तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू है तो मतलब जैसे कि मैं लिखता हूँ 8, इसका मतलब है 8 के नीचे भी एक होगा। अगर मैं लिखता हूँ 6 तो इसका मतलब है 6 के नीचे भी एक होगा। ठीक है, इसी तरह इस 4 के नीचे भी एक होगा। मतलब जो भी वैल्यू अकेली लिखी हुई है उसके साथ अगर कुछ नहीं है, ना ज़रब है, ना नफ़ी है, ना जम है, ना तकसीम है, तो उसका मतलब है कि उसके बटे में तो एक लाजमी होगा। बस इस बात को आपने याद रखना है और सवाल आपके लिए बहुत ईजी है। अब कैसे हल करेंगे? 8/x = 4। तो हमें पता है कि अगर एक चीज़ एक साइड पे तकसीम हो रही हो तो दूसरी जगह वो जाके ज़रब हो जाती है। ठीक है, अगर हम जो है ऐसे देखें जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी जिस मेथड से सॉल्व किया था, अब x यहाँ पे जो है वो तकसीम हो रहा है, इस साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस साइड पे क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको इधर ही सॉल्व करेंगे तो ये x तो बटे में है, हमें तो x बटे में नहीं चाहिए, हमें तो x ऊपर चाहिए। तो इसलिए हम इस x को इस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ जाके ज़रब होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 = 4x, इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें पता है अब 4 और x आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ x चाहिए, उसके साथ 4 भी है, तो हमने इस 4 को साइड पे करना है। साइड पे कहाँ पे करेंगे? यानी कि इस 4 को इस साइड पे ले आएंगे। अब इधर ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 और = जब 4 इस साइड पे आ जाएगा तो ये तकसीम में चला जाएगा और ये बन जाएगा x। तो अब हम इसको जो है काट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो क्या आया हमारे पास? 2। x किसके बराबर आ गया? 2 के। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 2। अब इसी तरह एक और सवाल है 12/x = 4। तो सेम वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले इस x को इस साइड पे लेके जाएंगे। ये x यहाँ पे तकसीम हो रहा है तो इधर जाके ये ज़रब हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 12 = 4x। तो अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ 4 भी है, तो हम देखेंगे कि 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। हम लिख देंगे 12/4 = x। अब हम इसको काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब सवाल है 45/x = 5। अब इस सवाल को आपने हल करना है और इसका जवाब कमेंट करके बताना है। इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ग़ज़वा बदर तक हमने पढ़ लिया था, 2 हिजरी तक। आज हम ग़ज़वा ओहद पढ़ेंगे। ग़ज़वा ओहद जो है वो 3 हिजरी को शुरू हुआ। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी। ग़ज़वा ओहद में कुफ़ार की तादाद 3000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 1000 थी। जबकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तादाद 1000 जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी। Who was the commander of the infidels in the Battle of Uhud? यानी आप ये समझें कि कुफ़ार का लीडर कौन था? अबू सुफियान था। ग़ज़वा ओहद में कुफ़ार का लीडर अबू सुफियान था। ग़ज़वा बदर में अबू जहल था, लेकिन अबू जहल को जो है ना मास और मऊज़ 2 भाइयों ने जो है कत्ल कर दिया था।
वो उस जंग में मारा गया था। तो ग़ज़वा ओहद में उनका कमांडर तब्दील हो गया। अबू सुफियान कुफ़ार का लीडर था। मुसलमानों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे। इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम selected dash skillful archers to stay on the mountain side 50। अच्छा, इसमें यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया था जो कि तीर अंदाजी में बहुत अच्छे थे, जो तीर बहुत अच्छा चलाते थे। तो आपने 50 ऐसे सहाबा को सिलेक्ट किया कि आपने जो है पहाड़ी की साइड पे रहना है, और अगर हम ये ग़ज़वा जीत भी जाएं तब आपने नीचे नहीं आना जब तक मैं हुक्म ना दूं। तो सहाबा ने जब ये देखा कि ग़ज़वा हम जीत चुके हैं तो वो जल्दी से नीचे आ गए और जो है जश्न मनाने लगे। तब कुफ़ार ने पीछे से वार किया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये ग़ज़वा मुसलमान जो है वो हार गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम वूमेन टुक पार्ट। ग़ज़वा ओहद में पहली मरतबा औरतों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान स्टडीज़ आज हमने देखना है सेकंड मार्शल लॉ। सेकंड मार्शल लॉ कब लगा? 25 मार्च 1969 बाय याह्या खान टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA। 25 मार्च 1969 को याह्या खान ने जो है दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया, यानी कि 1962 का आइन उसे ख़त्म कर दिया और 1969 में मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ लगाते ही प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान का, और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिसको CMLA भी कहते हैं। यह भी सवाल आ सकता है कि CMLA का मतलब क्या है? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद ही आल्सो इशूड LFO। अच्छा, इसने LFO जारी किया। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। बेसिकली ये था कि इसके तहत एक लीगल फ्रेमवर्क दिया, इसके तहत जनरल इलेक्शन हुए। सवाल ये आ सकता है कि पहली मरतबा जनरल इलेक्शन कब हुए? 1970 में, यानी जिसमें आम आदमी को भी वोट कास्ट करने का हक हासिल था। तो वो फर्स्ट टाइम 1970 में हुए। जनरल नॉलेज पोर्शन में आज से हम जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ और उनके कैपिटल देखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, कैपिटल्स पूछे जाते हैं। तो मैंने ये ट्रिक के साथ कुछ इनलिस्ट किए हैं जिसको मैं आपको एक ट्रिक के साथ याद करवाऊँगा। और एक तो जो है हम जो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको करेंगे और उनको भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे कंट्रीज़ शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो मुल्क का नाम भी वही है और उनके कैपिटल में भी वही लफ्ज़ आता है। जैसे मैक्सिको, इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी। कुवैत, कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। पनामा, पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। वेटिकन, वेटिकन का कैपिटल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी अब मुल्क का नाम भी है और कैपिटल का नाम भी है। उसके बाद गुटमाला, गुटमाला सिटी। डिजिबूटी, डिजिबूटी सिटी। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी। मोनाको, मोनाको का कैपिटल मोनाको। ठीक है, अब मोनाको ही है उसका। उसके बाद लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ट्यूनीशिया, ट्यूनिस। एंडोरा, एंडोरा ला वाला। यानी कि ये ऐसे कैपिटल हैं जो कि कंट्रीज़ के नाम भी उनमें आते हैं। तो आप इनको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें तो इंशाल्लाह आपको ये भी याद हो जाएंगे। एवरीडे साइंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस का हिस्सा है। तो आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। इससे पहले वीडियो में भी हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, तो आज इंशाल्लाह ह्यूमन बॉडी के बारे में हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले है द लंग्स अलाउज अस टू ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। जो लंग्स होते हैं, लंग्स को क्या कहते हैं उर्दू में? फेफड़े। अच्छा, फेफड़ों का फंक्शन क्या होता है? सांस लेना, ऐसे ही है ना? तो यानी कि इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल का मतलब है कि जब हम जो है ऑक्सीजन
माहौल से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इस अमल को इनहेल कहते हैं। और सवाल ये भी आता है कि हम सांस कितने तरीक़ों से लेते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है सांस कितने तरीक़ों से लेती है। दो तरीक़ों से। किस तरह से? नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए। तो अब इनहेल का मैंने आपको बता दिया कि हम ऑक्सीजन माहौल से बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, इसको कहते हैं इनहेल। और एक्सहेल किसे कहते हैं? एक्सहेल कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वापस माहौल में लेके आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेल। और एक्सहेल भी हम नाक के ज़रिए भी कर सकते हैं, और अगर हमारा नाक बंद हो तो हम मुंह के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि दो ऐसे ऑर्गन हैं बॉडी के, इंसान जिस्म के दो ऐसे हिस्से हैं जिससे हम सांस ले भी सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं, और सांस बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सहेल भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी 2 किडनीज़। अब किडनियों की तादाद कितनी होती है हमारी बॉडी में? 2 किडनीज़ होती हैं। अब किडनी का फंक्शन क्या होता है? टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड टू प्रोड्यूस यूरिन। अच्छा, इस तरह से होता है, हम जो भी खुराक खाते हैं तो वो डायरेक्टली जो है हमारे ब्लड में शामिल होती है, ठीक है। यानी कि अब हमारे ऑर्गन हैं, यानी कि हमारे हाथ हैं, हमारी उंगलियां हैं, हमारे पाँव हैं, ये किस तरह से हरकत करते हैं, इनके पास एनर्जी किस तरह से आती है? ब्लड के ज़रिए आती है। तो ब्लड में एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो भी खुराक खाते हैं तो वो उसमें जो मतलब के इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो जो एनर्जी जिसमें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, ये चीज़ें हमारे ब्लड में शामिल हो जाती हैं। और ब्लड में शामिल हो के जैसे ही ब्लड मूव करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर ऑर्गन तक जाता है, तो यानी कि ब्लड जाता है तो मतलब एनर्जी भी जा रही है, और वो एनर्जी जो है उस ऑर्गन तक पहुंच रही है, उस जिस्म के हिस्से तक पहुंच रही है। तो इस तरह से बॉडी वर्क कर रही होती है। तो असल में फ़ंक्शन किडनी का फ़ंक्शन क्या है कि अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ें थी वो तो एनर्जी का बायस बन गई, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, लेकिन उसके साथ जो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा ना, जो भी हमने खुराक खाई होगी, तो उसका असल में किडनी का फंक्शन क्या है? टू रिमूव वेस्ट, जो वेस्ट जो बच जाता है फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से उस वेस्ट को ख़त्म किया जाए, रिमूव किया जाए, ठीक है, निकाला जाए। ये किसका फंक्शन है? किडनी का। एंड प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस करना भी किडनी का फंक्शन है, यानी कि हमारी खुराक का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो है, ये भी किडनी का फंक्शन है, उसको खारिज करना। उसके बाद है लिवर। लिवर जो है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड स्टोर एक्सेस ग्लाइकोजन। लिवर का काम ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, लिवर लिवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टोर एक्सेस ग्लाइकोजन, के न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो भी हम खुराक खाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये जो है किसका काम है? ये लिवर का फंक्शन है कि इन न्यूट्रिएंट्स को खुराक में से निकाल ले। ऐसे समझें कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें मतलब कि बहुत सारे हम खुराक खाते हैं, तो खुराक में से जो प्रोडक्ट निकलती है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी निकलती है, वो कौन निकालती है? वो ये लिवर का काम है, ठीक है। फिर वो जो एनर्जी निकलती है फिर वो ब्लड में शामिल हो जाती है, और फिर वो ब्लड का आगे फंक्शन स्टार्ट होता है। तो मतलब कि अब आपने सुना होगा कि लिवर का मतलब है, लिवर जो है खून नहीं बना रहा। आपने ये भी बात सुनी होगी, असल में उसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड में से लिवर सही तरह एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब उसमें से एनर्जी को नहीं निकाल रहा और ब्लड में शामिल नहीं कर रहा। तो ये बात है। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है लिवर का या जिगर का, स्टोर एक्सेस ग्लाइकोजन। एक तो फूड में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जो इसके पास बच जाएगी एनर्जी, उसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेगा। स्टोर एक्सेस ग्लाइकोजन, यानी कि जो ग्लाइकोजन होगा, जो ग्लूकोज होगा, जो एनर्जी होगी, वो इसको स्टोर कर लेगा। स्टोर करना भी
लीवर का काम है, और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एक्सट्रैक्ट करना, ये भी लीवर का काम है। उसके बाद है जी ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? 3 पाउंड तकरीबन 1300 ग्राम बनता है ये। और हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, या 10 औंस भी होता है। ये जो हैं 2 इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है वेट के बारे में। बाकी जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऐड कर दिया है। इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में। आज हमने देखना है कि अंडर का हम इस्तेमाल कब करेंगे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो गुड़िया है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो मतलब क्या है? द डॉल इज़ अंडर द टेबल। तो इस तस्वीर से हमें यह पता लगता है कि अगर एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के नीचे होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो चीज़ उसके अंडर है, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, तो हमने इसमें बताना है कि इसमें से ठीक कौन सा है। द कीज़ आर अंडर द पिलो, यानी कि जो चाबियां हैं वो तकिए के नीचे हैं। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, हवाई जहाज़ उड़ रहा है। अंडर द क्लाउड्स, क्लाउड्स बादलों के नीचे। अच्छा, द सन इज़ शाइनिंग अंडर द स्काई, सूरज जो है वो शाइनिंग कर रहा है अंडर द स्काई, आसमान के नीचे। द स्टार्स आर विजिबल अंडर द मून। अब इन सारे सेंटेंस में देखें तो सिर्फ एक ही जुमला है जो कि ए है। उसमें ठीक जो है वो ठीक इस तरह से है कि उसमें सेंस जो है वो ठीक बन रही है कि जो चाबियां हैं वो तकिए के नीचे हैं। इस तरह सेंटेंस नंबर 2, द स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर बिफोर एग्ज़ाम, द प्लेन इज़ फ्लाइंग अंडर द अर्थ, द सन सेट अंडर द सी, द हेलीकॉप्टर लैंडेड अंडर द बिल्डिंग। अब इसका राइट ऑप्शन है द स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर बिफोर एग्ज़ाम। इंग्लिश, he is working under a famous scientist. The book is kept under the shelf, not on it. The rainbow appear under the cloud, the stars shine under the sun. अब इसका राइट ऑप्शन है ए, ही इज़ वर्किंग अंडर अ फेमस साइंटिस्ट, कि वो एक फेमस साइंटिस्ट के अंडर काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी एएसएफ से रिलेटेड सवालात आपको पता है कि हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।